नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मोनाल पटेल। और आज सुबह जब मैंने बालकनी में देखा तो सूरज पूर्व नहीं पश्चिम दिशा से निकला था। तो फिर मैंने आके इंडियन एक्सप्रेस खोला तो पता चला कि आज उन्होंने पेज 1 पे किसान के बारे में भी कोई समाचार नहीं छापे और कोरोना के बारे में भी कोई समाचार नहीं छापे। और उसी तरह कॉलम वाले पेज में भी किसान के बारे में या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में कुछ नहीं छापा। और विश्व समाचार में भी नेपाल में प्रचंड दमाले उसके बारे में कोई समाचार नहीं छापा। तो अब समझ में आता है कि सूरज क्यों अलग दिशा से निकला है। खैर, शुरू करते हैं। आज 14 जनवरी गुरुवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1 मैंने बताया किसान और कोरोना के, उन्होंने ही समाचार देना आज बंद कर दिया। फिर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, विशेष विवाह अधिनियम, जब दो अलग अलग धर्म के व्यक्ति शादी करना चाहे तो ये कानून के हिसाब से उसका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन होता है। अभी कानून में ऐसा लिखा था कि ऐसे कपल ने शादी के 30 दिन पहले एक पब्लिक नोटिस जारी करना होगा कि हम लोग शादी करने वाले, ताकि अगर किसी को ये अंतरधर्मीय शादी से ऐतराज़ हो तो वो मैरिज ऑफिस जाकर उसका विरोध कर सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि ये तो अपने मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि जो कपल की राइट टू प्राइवेसी है, निजता का हक, वो चला जाएगा। और दूसरा, अगर कोई कपल ये हिंदू या मुस्लिम के जो धार्मिक कानून है उस हिसाब से शादियां करें तो उनको तो 30 दिन पहले कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पब्लिक को कि हम शादी करने वाले। तो यहाँ पर लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में देना पड़ता है अगर दो अलग अलग धर्म के लोग शादी कर रहे हैं। तो इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि अब से ये वाली चीज़ अनिवार्य नहीं होगी, नॉट कंपलसरी फॉर सच इंटरफेथ कपल टू पब्लिश 30 डे नोटिस फॉर देयर इंटेंशन टू मैरी। मेंस पेपर 2 वहाँ पर एक टॉपिक है लोकल गवर्नेंस, स्थानिक स्वराज। हर एक 2-2 साल पर मेंस पेपर 2 में उसका पूछते ही रहते हैं और ज़्यादातर नेगेटिव टोन में ही पूछते हैं कि वहाँ पर क्या समस्याएं और कैसे अच्छा काम नहीं हो रहा है। उसी के अनुसंधान में आज महाराष्ट्र से एक नेगेटिव समाचार, पंचायत में भी ग्राम पंचायत के चुनाव, तो पता चला कुछ गांव में चुनाव होते ही नहीं है। उसका कारण कि गांव वाले ही आपस में तय कर लेते हैं और कोई एक आदमी खड़ा रहता है और बाकी सब लोग उसमें कंटेस्ट नहीं करते, तो एक ही आदमी खड़ा है तो अपने आप ही जीत जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन और सहकार की भावना इसलिए चुनाव नहीं हो रहे। असल में पाया गया कि गांव के कुछ रसूखदार बड़े लोग वो सभी कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि आप गांव में नया मंदिर बनाना है, तालाब बनाना है, स्कूल बनाना है, उसके लिए पैसा दो। और ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें से जो आदमी सबसे ज़्यादा ऊंची बोली लगाए कि मैं 50 लाख देता हूँ, दूसरा कहे मैं 2 करोड़, तो जो 2 करोड़ देगा ठीक है, तो वो बाकी सभी जो कंटेस्टेंट हैं उनको ये गांव के जो बड़े बुजुर्ग और रसूखदार लोग हैं वो कहेंगे तुम अपना नामांकन पत्र वापस खींच लो। वो उसको दबाव बनाएंगे या जो भी कि तुम अगर कोऑपरेट नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ हम व्यवहार बंद कर देंगे, तुमको गांव में कोई राशन नहीं बेचेगा, वट एवर अदर प्रेशर टैक्टिक्स। एज ए रिजल्ट सिर्फ एक ही कैंडिडेट खड़ा रहता है जो सबसे ज़्यादा पैसा इन रसूखदार लोगों को दे दे और फिर वही जीत जाता है। महाराष्ट्र की स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पाया कुछ गांव में इस तरह की हरकतें हो रही है जो असल में लोकतंत्र के भावना के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पर तो जो जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है वही इलेक्शन जीत सकता है। तो वहाँ पर इलेक्शन अभी रद्द किए गए हैं जब तक चुनाव आयोग इसको ठीक करने के कुछ उपाय नहीं खोज लेता। पेज 1 पर तीसरे समाचार हैं डिफेंस के बारे में कि रक्षा विभाग के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DRDO, उसके नीचे एक संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जिसने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A डिज़ाइन किया है, असल में उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है एक सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और केंद्र सरकार ने तय किया है कि ऐसे 80 से ज़्यादा फाइटर प्लेन हम लोग खरीदेंगे, तो कुल मिलाकर अपने ही देश में 43,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम के हम प्लेन खरीद रहे हैं, तो इतना हमारा पैसा बच गया जो विदेश में वरना चला जाता। और उस हिसाब से करेंसी एक्सचेंज रेट और बहुत सारे मसले आप सोच सकते हैं। तो भारत को स्वनिर्भर आत्मनिर्भर बनाने में, रक्षा उत्पादन में ये चीज़ मदद करेगी। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोवाल। वो अफगानिस्तान की यात्रा पे, लेकिन उसमें से कुछ फाइनल अग्रीमेंट निकल के आने दो तब देखेंगे, बॉल बाय बॉल कमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट यमुना नदी में प्रदूषण फैल रहा है उसके बारे में कुछ एक पिटीशन पर सुनवाई कर रही है, लेकिन फाइनल जजमेंट आने दो फिर हम तैयार करेंगे। सो दैट वाज पेज 1। पेज 2 अनुसंधान में हमने देख लिया। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक समाचार में गुजरात राज्य सरकार ने कहा कि वो 927 असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट करेगी। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके भी नियम होते हैं कि व्यक्ति ने पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए,
उसके बाद वो यूजीसी नेट परीक्षा या राज्यों की ऐसी स्टेट एलिजिबिलिटी या एप्टीट्यूड टेस्ट होती है वो पास करनी पड़ती है, पीएचडी की डिग्री, कुछ रिसर्च पेपर आपने लिखे हो वगैरह वगैरह। तो आप में से जो लोग ऐसा कुछ इरादा रखते हैं कि मेरा ये कैरियर बैकअप होगा, तो उन सभी को मेरी सलाह है कि अभी से आपने जो भी आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी या जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी में है, उसी सब्जेक्ट का आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स डिस्टेंस लर्निंग मोड में इग्नू या बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी या ऐसी कोई मान्य यूनिवर्सिटी से ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि आप वो अभी ज्वाइन करेंगे तो समझिए 2 साल बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद भी और 6 महीने चले जाएं, वो यूजीसी नेट टाइप की कुछ परीक्षा आपने दी, उसका रिजल्ट आया, उसके भी बाद कुछ वर्ष चले जाए पीएचडी करने, उसके रिसर्च पेपर लिखने में। तो ये क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप अभी करेंगे तो बाद में दिखेगा। आप फिर कि मैं नहीं 5 साल तो मैं यूपीएससी करता हूँ, फिर सिलेक्शन नहीं हो तो मैं ये करूँगा, तो भाई तो करते करते आपके 40 साल तो इसी में लग जाएंगे। तो जो भी आपके कैरियर बैकअप हैं उस पर इन्वेस्टमेंट आप करें। और ऐसा भी नहीं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है। ये मित्रों इग्नू वगैरह के पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे होते हैं, आप ज्वाइन करो, वो आपको किताबें घर पे भेजेंगे, साल में एक बार आपने असाइनमेंट लिखना होता है, और परीक्षा के 15 दिन पहले ही पिछले 5 साल में इग्नू ने क्या प्रश्न पूछे थे उतने आप रट के जाओ, बस उतने में से घूम फिर के प्रश्न आते हैं, आराम से फर्स्ट क्लास निकाल सकते हैं। तो यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास लाना उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये कोई बड़ा तोप नहीं है कि नहीं कर सकते, बट यू हैव टू टेक द डिसीजन अर्ली। अब ऐसी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के बहुत सारे विज्ञापन भी आज दूसरी कॉलेज से भी दिखते हैं। जैसे आणंद में एक सरदार पटेल कॉलेज, उसमें इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एमबीए, कंप्यूटर के अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है। फिर गुजरात के एक बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला, उनकी शंकर सिंह वाघेला बापू इंस्टीट्यूट ऐसी कॉलेज, उसमें भी ये कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर की और लेक्चरर की रिक्रूटमेंट है। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, उसमें भी ऐसी रिक्रूटमेंट है। सुरेंद्र नगर के मेडिकल कॉलेज से लेके बहुत सारी अलग अलग जगह पर रिक्रूटमेंट है। किसी ने अगर एमबीबीएस किया है तो रेलवे के भावनगर डिवीजन गुजरात में भी रिक्रूटमेंट है, वॉक इन इंटरव्यू। सो मैनी सच थिंग्स आर गोइंग ऑन, यू कैन एक्सप्लोर। तो पेज 3, 4, 5, 6, 7 पर ऐसे ही सब रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट वगैरह और राशि भविष्य जो हमने देख लिया। आगे बढ़ो पेज 8। पेज 8 से कॉलम लेफ्ट साइड पर जो छोटे 2-2 पैराग्राफ के कॉलम होते हैं। पहला, दिसंबर में रिटेल इन्फ्लेशन में गिरावट आई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई दर को 2% से 6% में काबू में रखना था। हालांकि पिछले कुछ महीनों में वो तो 6% से भी ज़्यादा 7% या उससे भी ऊपर चल रहा है, ऐसा डर था। लेकिन धीरे धीरे नवंबर में वापस ये महंगाई दर में गिरावट आई है और करीब ये 4.6 या 5% के आसपास चला गया, क्योंकि ये धीरे धीरे कोरोना लॉकडाउन के नियमों को सरल किया जा रहा है, बाजार में सप्लाई बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। हालांकि ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री हमने नहीं करनी, अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो पूरे साल में महंगाई का क्या रुख रहा था वो हमें एक साथ मिल जाएगा। उसी तरह दूसरा छोटा कॉलम है कि बैड लोन्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रही है, तो वो भी हमको इकोनॉमिक सर्वे से पूरे साल का पिक्चर मिल जाएगा, इधर तैयार करने का फ़ायदा नहीं। ऐसा तीसरा छोटा कॉलम है वी रोबोट, वो वहाँ पर फ्यूचर साईफाई टाइप की चीज़ की भविष्य में रोबोट भी आंदोलन कर सकते हैं वगैरह। सीसेट पेपर 2 में कुछ बार ऐसे साईफाई और फ्यूचरिस्टिक टाइप के कॉलम लिखे जाते हैं और फिर उसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इसे आप पढ़ें और अपने इंग्लिश को बेहतर करें। फिर पेज 8 पर बड़े कॉलम में एक तो वेद मेहता जो राइटर जर्नलिस्ट थे उनका देहांत, तो श्रद्धांजलि कॉलम जो काम की नहीं। दूसरी कॉलम में कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में। पेज 8 पर के सुजाता राव और उसी तरह पेज 9 पर विवेक देबरॉय जो प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल के चीफ हैं, उनका भी कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में कॉलम। तो इन दोनों कॉलम में से जिस्ट क्या निकलता है? दोनों ने कहा है कि कोरोना के टीकाकरण में बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती, ये वैक्सीन के जो भी ट्रायल्स, परीक्षण होते हैं कि पहले जानवरों पर होते होंगे फिर इंसानों पर, ऐसा करते करते जो फेज़ 3 ट्रायल होने चाहिए उसका कोई डेटा ये सब कंपनियों ने नहीं जमा किया कि इमरजेंसी अप्रूवल हमको चाहिए। इसलिए इनकी एफिकेसी क्या है? एफिकेसी मतलब आप दवाई दें और दवाई से वो रोग का इलाज हो जाए, उसे कहते हैं एफिकेसी। चाइना की एक सिनोवैक वैक्सीन, पता चला रियल लाइफ में उसका एफिकेसी रेट हार्डली 50% है। मतलब वो इंजेक्शन आपने लिया तो भी 50% चांस है कि आपको फिर भी कोरोना हो ही जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वैक्सीन में कम से कम 78% एफिकेसी होनी चाहिए, इतना मतलब सक्सेस होना चाहिए उसका।
लेकिन यहाँ फेज 3 ट्रायल नहीं दिए और मतलब लार्जर पॉपुलेशन को आप देंगे तो अलग 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 व्यक्तियों का जो डीएनए कंपोजिशन होता है, उनके बॉडी में कितनी पहले से इम्यूनिटी है, कितना उनका माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, उस हिसाब से ओवरऑल क्या सीन है हमें कुछ पता नहीं। तो ये चिंता का विषय कि इतने सारे जो वैक्सीन दिए जा रहे हैं उससे कुछ फ़ायदा होगा भी कि नहीं। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर ऐसी कोई बीमारी है तो उस पर इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे, उसके लिए तो बहुत लॉन्ग टर्म स्टडी करनी पड़ती है। तो वो कुछ किया नहीं तो एलर्जिक रिएक्शन या कोई मौत नहीं हो जाए, ये भी डर। तीसरा, स्मगलिंग। शुरू में हमने देखा है कि कैसे वो वोटर लिस्ट से आइडेंटिफाई करके 50 साल के ऊपर के लोगों को प्रायोरिटी देने की बात है। तो विशेषज्ञों को डर है कि कई सारे छोटे गांव जिलों में जो असल में गरीब आदमी है उसका नाम भी हो तो वो ऐसे ही टिक मार देंगे कि हाँ उसको दे दिया, और वो सारे जितने वैक्सीन के डोज बच जाएंगे वो प्राइवेट क्लिनिक को ब्लैक मार्केट में ये सब लोग, सरकारी लोग बेच देंगे, करप्शन करेंगे, और फिर अमीर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से जल्दी जल्दी, भले वो 25 साल का ही हो लेकिन उसके पास पैसा हो तो 5,000 में खरीद के ले ले। तो ऐसा स्मगलिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम दिखता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन, एक नेशनल हेल्थ आईडी क्रिएट किया जाए जो आधार कार्ड के साथ लिंक हो, और फिर बायोमेट्रिक डेटा कि आप अंगूठा मारे और वो फिंगरप्रिंट चेक करे कि आदमी सही है तभी उसको वो मिल सके। ये एक तो कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये फाइज़र, मॉडर्ना और ऐसी विदेशी कंपनियां, उनको अनुमति दी जाए कि वो अपने वैक्सीन भारत में भी एक्सपोर्ट कर सके, और भारत के जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ अमीर आदमी उसी को खरीद सके, 5,000 10,000 जो भी प्राइस उसको चार्ज करना हो, और उस बहाने सरकार भी उस पर कुछ थोड़ा टैक्स लगा दे तो सरकार को भी टैक्स में पैसा मिल जाए। अगर कुछ ऐसा होगा तो हम ये अपनी जो स्थानिक सस्ती वाली वैक्सीन है उसका ये सा स्मगलिंग सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, उस सबको हम रोक सकें। छठा, हमने देखा था कि केरला और महाराष्ट्र को प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि वहाँ पर कोरोना के केस ज़्यादा है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में भी वैक्सीन के डोज भेजे जा रहे हैं। तो कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि अरुणाचल में तो कोरोना के केस बहुत ही कम है, तो वहाँ पर तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म थोड़े और सख्त रखे तो कुछ वैक्सीन देने की अभी ज़रूरत नहीं। तो उधर भी समझिए कि 20,000 डोज अगर हमारे बच गए तो वो भी सारे मुंबई में दे देने चाहिए ताकि वहाँ जल्दी से हम लोग कोरोना को कंट्रोल में रख सकें। सो वी शुड गिव वेरी लो प्रायोरिटी टू स्मॉल टाउन्स। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, वो मीडिया में और चुनाव में दिखाने के लिए सब जगह भेजे जा रहे हैं क्योंकि ये वैक्सीन की ड्यूटी लगी है, और साथ ही साथ वो एवियन बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा भी जारी है। तो हेल्थ स्टाफ उसके चलते टीबी और एचआईवी के मरीजों का जो सर्वेलेंस होना चाहिए, उनको डॉट्स थेरेपी में वो जो दवाइयाँ टीबी मरीज को देनी होती है, वो सब काम में 50% गिरावट आ गई है। तो भविष्य में वो केस बढ़ सकते हैं। ये वैक्सीन आप जानते 2 बार उसके इंजेक्शन लेने हैं। तो पहली बार आपने लिया, उसके 28th डे पर दूसरा इंजेक्शन लेना है। लेकिन गांव में बहुत सारे अनपढ़ लोग होते हैं, वो तो याद भी नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे, या फिर उधर से उनको बस पकड़ के अगर छोटे शहर में जाना हो, टाइम पे बस नहीं मिली या कुछ और काम आ गया, शादी में जाना है, सो दे आर नॉट वेरी सीरियस और उनके पास अवेयरनेस नहीं, तो वो दूसरी बार टाइम पे डोज नहीं लेंगे तो असल में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। कुछ बार ऐसा भी हो सकता है कि वो विलेजर एक जगह सीरम इंस्टीट्यूट की इंजेक्शन ले ले और फिर 28 दिन के बाद जाना हो तो कहीं और जाए, और वो भारत बायोटेक की, तो 2 अलग अलग कंपनी की वैक्सीन आप लेंगे तो असर उसका आएगा नहीं। तो ये सब लॉजिस्टिकल चैलेंजेस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोरोना का यही सब नाम लिया है तो एक्सप्लेन सीरीज़ में भी एक आर्टिकल है नैनो बॉडीज़ के बारे में। अपने शरीर की जो रोग प्रतिकारक प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम है, तो शरीर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस आ जाए उसके सामने ये एंटीबॉडी डेवलप करते हैं। ये एंटीबॉडी जाकर बैक्टीरिया वायरस के साथ उसकी सरफेस पर वो चिपक जाती है, जिससे वो और डुप्लीकेट हो नहीं पाता। तो ऐसे तो अपने शरीर में नेचुरल रूप से एंटीबॉडी बनेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर हम चाहें तो लैब में नैनो बॉडीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं जिनकी साइज़ एंटीबॉडी से कम होती है और उनकी ये इफेक्टिवनेस जो प्राकृतिक रूप से शरीर में बने एंटीबॉडी से भी ज़्यादा होती है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का एक ये भी उपयोग है। आप पाएंगे यूपीएससी मेंस परीक्षा पेपर 3 में भी साइंस टैग उनका एक ही रटाया रह गया, नैनो टेक्नोलॉजी पूछते रहते हैं। उसी तरह प्रीलिम में भी कई बार नैनो टेक पूछते रहते हैं, तो उसके क्या एप्लीकेशन है, तो ये एक एप्लीकेशन हमने और देख लिया। वापस आते हैं तो हाँ, पेज 8 पर कॉलम हमने देख लिए। पेज 9 में भी एक कॉलम तो हमने देख लिया वैक्सीनेशन के बारे में, विवेक देबरॉय। पेज 9 पर दूसरा बड़ा कॉलम है बजट से हमको क्या अपेक्षाएं हैं। तो मैंने आपको बताया से प्री बजट कंसल्टेशन का कुछ काम नहीं। यूपीएससी में जो भी बजट के वो प्रश्न पूछते हैं तो बजट बनने के बाद क्या उसमें डिसीजन आए वो पूछे हो जाते हैं प्रीलिम और मेंस में, सो विल नॉट वेस्ट टाइम हियर। पेज 9 पर तीसरा कॉलम है पार्लियामेंट के बारे में। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट और उसमें डिबेट की क्वालिटी के बारे में आर्टिकल लिखा। हालांकि स्वाभाविक है उसमें बीजेपी के खिलाफ बातें होंगी, लेकिन जनरल टर्म्स में हम लोग तैयार कर सकते हैं कि पार्लियामेंट में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं।
जो हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। कोरोना के चलते विंटर सेशन, शीत सत्र को कैंसिल किया गया, अभी सीधा बजट वाला सेशन आएगा। तो जिसके चलते जो जो अलग अलग मुद्दों पर डिबेट होनी थी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, डैम सेफ्टी बिल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मैरीटाइम पायरेसी, सीनियर सिटीजन वेलफेयर, उन सब पे कुछ चर्चा नहीं हो पाई। जब भी सरकार पार्लियामेंट में कोई नया बिल, विधेयक प्रस्तुत करती है तो फिर उसकी और सही तरीके से जांच करने के लिए उसको डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, विभाग की स्थायी समिति में भेजा जाता है, जहां पर सिलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको और बारीकी से पढ़ेंगे और उसके बारे में कुछ नए सुधार बताएंगे। 15 लोकसभा में जितने भी बिल पेश हुए थे उसमें 71% को ऐसी अलग अलग समितियों में दिया गया था ताकि उसकी ज़्यादा डिटेल स्क्रूटिनी हो सके। लेकिन 16th लोकसभा में तो 0%, कोई बिल को भेजा ही नहीं गया, सीधा पेश करो और पास कर दो। तो मतलब डिबेट और स्क्रूटिनी कम हो रही है। बजट में भी पाया जाता है कि बहुत सारी ग्रांट पर कोई भी चर्चा किए बिना जल्दी जल्दी से वो गिलोटिन कर देते हैं, मतलब सीधा ही यस नो में पास कर दिया। और क्योंकि लोकसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी, तो स्वाभाविक है वो बिल पास ही हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ग्रांट और मनी बिल होते हैं तो राज्यसभा के पास उसे रोकने के कोई पावर नहीं है। वो ज़्यादातर बहुत खींच के 14 दिन तक उसको डिले कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली लोकसभा ही उसमें फाइनल अथॉरिटी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स, MP लेड्स, वो योजना को भी मोदी सरकार ने अभी स्थगित कर दिया क्योंकि कोरोना के लिए पैसा बचाना था। तो उसकी मदद से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपने चुनाव क्षेत्र में अलग अलग विकास के काम सजेस्ट कर सकते थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, वो सब में भी गिरावट आ गई। और एक PM केयर्स फंड बनाया गया है, लेकिन पार्लियामेंट उसके अंदर कितना पैसा आया, क्या खर्च हुआ, वो सब स्क्रूटिनी से वो बाहर है, अनलाइक द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये सब मुद्दे हम वैसे जानते हैं, लेकिन ठीक है, कहीं पर ज़रूरत पड़े कि पार्लियामेंट के सामने क्या चुनौतियाँ या ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में और क्या बेहतर करना है, तो ये सब चीज़ें। सो दैट वाज पेज 9 कॉलम ओवर। पेज 10 बहुत सारे विज्ञापन काम के नहीं। पेज 11 अमेरिका के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के कोई ऑफिस डॉक्यूमेंट से पता चला कि अमेरिका भारत को, चीन को काउंटर करने के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण साथी समझता है और उसके लिए अलग अलग समिट में हम भारत को सपोर्ट करेंगे, ऐसा सब अमेरिकन सरकार ने सोच के रखा है, उसका आर्टिकल। लेकिन ये तो हम पहले से ही जानते हैं, और वैसे भी ये तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो अभी अभी उसको कुछ रिलीज़ किया गया, डिक्लासीफाई किया गया, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ में और घुसने का फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ो। इसके अलावा पेज 11 पर जो भी है वो सब क्राइम से रिलेटेड समाचार, कांग्रेस बीजेपी आप तू मैं आगे बढ़ो। पेज 12 पे भी ऐसे ही सब क्राइम रिलेटेड समाचार और वैक्सीन डिलीवरी के समाचार। वहाँ पर लॉजिस्टिक की कौन से राज्यों को सीरम इंस्टीट्यूट वाला वैक्सीन मिलेगा, किसको बायोटेक, भारत बायोटेक का वैक्सीन मिलेगा वगैरह, लेकिन इतनी भी बारीकी से और दिमाग खर्च करने में कॉस्ट बेनिफिट कमी है, आगे बढ़ो। पेज 13 एक्सप्लेन सीरीज़। एक तो नैनो बॉडीज़ के बारे में जो मैंने आपको आगे बता दिया, दूसरा है रिस्कोमीटर, रिस्क-ओ-मीटर। जनवरी से सेबी ने सब म्यूचुअल फंड को कहा है कि आपने नए किस्म का रिस्कोमीटर बनाना होगा। पहले भी सालों से चल ही रहा था, लेकिन अब उसमें कुछ और कैटेगरी ऐड करी। कुल मिलाकर 6 कैटेगरी होंगी, लो टू मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई एंड वेरी हाई। म्यूचुअल फंड का काम क्या होता है, वो क्लाइंट से पैसा लेता है और म्यूचुअल फंड मैनेजर अलग अलग कंपनियों के शेयर बॉन्ड में उसको निवेश करता है, उसमें से उसको जो भी डिविडेंड और इंटरेस्ट की रकम मिलेगी उसमें अपना कमीशन काट के अपने सब क्लाइंट्स को वो पैसा वापस देगा। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका पैसा किधर इन्वेस्ट कर रहा है? किंगफिशर, सत्यम, IL&FS जैसी जोखिम वाली कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा हो तो उसका रिस्कोमीटर में रैंक क्या आएगा कि वेरी हाई है। और अगर ही वो सब सरकारी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एकदम अग्रिम दर्जे की जो कंपनियाँ, ब्लू चिप कंपनियाँ, उनमें इन्वेस्ट करता हो तो रिस्कोमीटर में लो रिस्कोमीटर आएगा, ताकि निवेशक को पता चले मैं कौन सी कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं। तो ये तो एक लाइन का ही समाचार है। इधर तो एक्सप्लेन सीरीज़ के नाम पे कि अगर वैल्यू लो है तो वो <1 रिस्क वैल्यू होगी, और वो कैसे गिनते हैं भाई, इतनी बारीकी से तैयार करने का कोई फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ो। श्रीलंका में सिंहाली समाज मेजॉरिटी में है और तमिल समाज माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक है। तो ये तमिल समाज के कुछ लोग पहले जो उनका सिविल वॉर चल रहा था उसमें मर गए थे, उसकी एक उन्होंने स्मारक बनाया था लेकिन उसको तोड़ दिया गया, उसकी सब कंट्रोवर्सी। इधर एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई, इतना हमको काम का नहीं। पेज 14 विश्व समाचार में वही ट्रम्प के इम्पीचमेंट की बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री जारी, काम की नहीं। हाफिज सईद को जेल हुई नहीं हुई, वो सब भी काम का नहीं। चाइनीज़ वैक्सीन का एफिकेसी रेट सिर्फ 50% ही है, लेकिन वो तो हमने आगे पढ़ लिया। किम जोंग उन की बहन क्या कर रही है, इसके बारे में आज इंडियन एक्सप्रेस ने करीब 400 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है। तो वो
वापस से साबित कर रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस का सबसे सस्ता वाला इंटर्न अभी इंडिया टीवी और जी न्यूज़ में अप्लाई करना चाहता है जॉब के लिए, और वो अपना बायोडेटा बना रहा है कि देखो मैं पाकिस्तान के साथ साथ नॉर्थ कोरिया के मसलों पर भी कितना ज़्यादा विशेषज्ञ हूँ। काम का नहीं भाई, आगे बढ़ो। मित्रों, क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई समाज में अबॉर्शन यानी गर्भपात को वो गलत चीज़ मानते हैं कि ये जीव हत्या हो रही है। इसी के चलते अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप के कुछ देश, वहाँ पर एबॉर्शन के बारे में कानून बहुत सख्त होते हैं और वो उनके लिए एक पॉलिटिकल मुद्दा होता है। तो अमेरिका की कोर्ट ने उसके बारे में कुछ जजमेंट दिया और आयरलैंड सरकार ने माफ़ी मांगी कि हमने जो पहले ऐसी महिलाओं को जो जिस तरह से हम उनके साथ पेश आए थे वो गलत था। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत काम की नहीं, आगे बढ़ो। युगांडा ने चुनावों से पहले सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया ताकि कोई फेक न्यूज़ और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट फैला ही नहीं सके। तो ये भी रोल ऑफ सोशल मीडिया मेंस पेपर 2 और मेंस पेपर 4 में एक जानने लायक चीज़ कि अल्टीमेटली व्हाट इज़ द सोल्यूशन। तो फेक न्यूज़ से लड़ ही नहीं सकते तो एक दिन ऐसा ही कुछ करना पड़े कि बंदी कर दो उसको इलेक्शन के दौरान। फिर चलते हम पेज 15। पेज 15 में आज एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमी में कुछ भी काम का नहीं। बजट में आप जानते हैं सरकार को एक तो टैक्स द्वारा इनकम होती है और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। वो स्पेक्ट्रम से ऑक्शन करके लाए पैसा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और रेलवे की टिकट बेच के पैसा लाएं। लेकिन स्वाभाविक कोरोना के चलते ये सब कमी आएगा, तो उसमें क्या चुनौतियाँ करके बड़ी सी कॉलम बनाई है जो कुछ काम की नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वो बासेल नॉर्म्स और उसमें कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशियो 9% और उस हिसाब से शेयर कैपिटल देना है, मेंबर्स को वापस करना है, वो सब कि टेक्निकल नियम बनाए जो कुछ भी काम का नहीं, आगे बढ़ो। फिर फ्यूचर कंपनी पहले अमेज़ॉन खरीदने वाला था लेकिन रिलायंस को बेच दी, उसकी पूरी बिजनेस जी के कंट्रोवर्सी काम की नहीं। अमेज़ॉन ने भी अमेज़ॉन एकेडमी नाम की एक नई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ वेबसाइट और सर्विस शुरू की है और सामने बायजूस ने भी कुछ बहुत बड़ी आकाश एजुकेशनल सर्विस को एक्वायर किया है। तो ये सब भी एजुटेक कंपनी की सब बिजनेस जी के टाइप की चीज़ें कुछ खास काम की नहीं। सेबी ने टीवी एंकर को बैन किया क्योंकि वो सब 2 नंबर के काम कर रहा था शेयर मार्केट में। ये भी सब इंडिविजुअल कंट्रोवर्सी काम की नहीं। कुल मिलाकर पेज 15 इकोनॉमी में कुछ भी काम का नहीं। पेज 16 स्पोर्ट्स में वैसे तो वही क्रिकेट वगैरह के समाचार और कैसे बैंकॉक में टूर्नामेंट हो रही है तो साइना नेहवाल को कोरोना है कि नहीं उसकी कंट्रोवर्सी चली, कुछ काम की नहीं। फिर तीसरा एक कॉलम है कि अमेरिका में एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी ये डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जो संसद में जाके धमाल की उस भीड़ में वो भी शामिल था। खैर, चाहे वो अमेरिका हो या भारत, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिटिकल एम्बिशन के चलते वो ऐसे अलग अलग प्रदर्शन में शामिल होते रहते हैं ताकि वो कहीं से विधानसभा या लोकसभा के चुनाव लड़ सके। लेकिन ये सब हमारे लिए कुछ काम का नहीं। तो ये था गुरुवार का न्यूज़पेपर।